Salam, marhaba, adab, namaste, sangi beautiful people. I am Aliasan and you're watching Thetas of UET Vlogs. As promised, I am here with my FYP detail वाला vlog. वैसे मैंने नहीं बनाना था, लेकिन जब से मैंने नेगरी स्कॉलरशिप विन किया है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट ने, स्मार्ट हाइड्रो पावर सिस्टम ने नेगरी स्कॉलरशिप भी विन किया है, उसके बाद मेरा बताने का और व्लॉग बनाने का दिल और ज़्यादा भी कर रहा था, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो विन करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। लेकिन उससे पहले दो बातें। पहली बात तो वो मैंने आज तक कभी नहीं की कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं ना, तो मेरा सब्सक्राइब कर लें चैनल, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ भी है तो एटलीस्ट बेल बटन दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको खुद से मतलब ऊपर अपीयर हो जाए कि मेरी वीडियो आई है और आप खुद से क्लिक करके देख सकें, मुझे बार बार स्टेटस ना लगाना पड़े और सेंड भी ना करना पड़े। और दूसरी बात, ये वाला व्लॉग वाकई थीटाज वाला होने वाला है, नाम के मुताबिक बिल्कुल। तो अगर आप थीटे नहीं हैं, मतलब थीटे का मतलब यह है कि अगर आप टेक्निकल वीडियोज़ नहीं देखते तो बेशक आप यहाँ पर लाइक और कमेंट करके छोड़ दें, बेशक मतलब आप अपना काम करें। अच्छा, उससे पहले आ जाते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर। वैसे तो हाइड्रो पावर प्लांट्स के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होगा कि पानी किस तरह के, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है, बट स्टिल मैं रिवाइज करा देता हूँ कि या तो डैम, दो तरह के पावर प्लांट्स होते हैं, या विद डैम्स या फिर रन ऑफ रिवर। विद डैम्स में क्या होता है कि हम पानी को इकट्ठा करते हैं उसका पोटेंशियल राइज करने के लिए, ताकि वो एक हाइट से आए और फिर पेनस्टॉक के जरिए टरबाइन को घुमाए। टरबाइन के साथ जनरेटर कपल होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो इलेक्ट्रिसिटी हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। और जो रन ऑफ रिवर होते हैं उसके अंदर नेचुरल फ्लो होता है, आपको डैम बनाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे इस तरह करके ढलान होती है, तो स्लोप के थ्रू पानी फ्लो करता है, टरबाइन घुमाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब इसके अंदर जो जितने भी ऑलमोस्ट जनरेटर यूज़ है ना, चाहे स्टीम जनरेटर्स हो जाएं, चाहे हाइड्रो पावर जनरेटर्स हो जाएं, चाहे ऑयल जनरेटर्स हो जाएं, इनके अंदर जो जनरेटर यूज़ किया जाता है वो होता है सिंक्रोनस जनरेटर। अब हाइड्रो पावर प्लांट कितना अच्छा, ये डिपेंड करता है कि वो दो तरह की सिचुएशन में किस तरह एक्ट करता है। फर्स्ट, जब उसके पर से हैवी लोड एकदम डाला जाए हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर, या फिर उस हैवी लोड एकदम पावर प्लांट से रिमूव किया जाए, मतलब जनरेटर से एकदम हैवी लोड उतर गया है। फॉर एग्जांपल, एक तरबेला से लाइन आ रही है और वो पूरी की पूरी लाइन ही बीच में से कट हो जाती है, तो उस एक लाइन से लेट से एक पूरा इलाका जो जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी चलाई गई थी वो सारा लोड उतर जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जनरेटर से एकदम जब लोड उतरता है तो जनरेटर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और जनरेटर की स्पीड बढ़ने की वजह से जब जनरेटर की स्पीड बढ़ेगी तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास फार्मूला होता है ना 120/P, यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं टरबाइंस के तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो हमारे लिए लोड के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हर लोड जो होता है वो डिज़ाइन हुआ होता है 50 हर्ट्ज़, पाकिस्तान के मुताबिक 50 हर्ट्ज़ और बाकियों के मुताबिक 60 हर्ट्ज़, इंडिया के मुताबिक। वोल्टेज कम ज़्यादा, वोल्टेज के अंदर वेरिएशन फिर सही जाती हैं, लेकिन अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाए तो फिर लोड्स ख़राब हो जाते हैं। सेकंड चीज़, मतलब ये तो वो था कि जब लोड एकदम कट ऑफ हो जाए। सिमिलरली, जब लोड एकदम डाला जाए, इकट्ठा हैवी लोड एकदम जनरेटर के ऊपर डाले, तो जनरेटर की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और जनरेटर की स्पीड एकदम कम हो जाएगी, और जब जनरेटर की कम होगी तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी फिर कम होगी, सही है। तो इन दो सिचुएशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ना हमने कम देनी होती है, ना ज़्यादा देनी होती है। थर्ड चीज़ ये होती है कि वोल्टेज भी हमारी रेंज के अंदर आए, मतलब 200 से 240 की रेंज में कंसिडर किया जाता है जितनी भी अप्लायंसेस हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास। और इस तरह की सिचुएशन के अंदर किस तरह हमारा पावर सिस्टम एक्ट करता है, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, कि क्या जनरेटर इज़ कैपेबल, या क्या जनरेटर इज़ कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और नॉट। अच्छा, अब हाउ वी डिड ऑल दिस, इससे पहले सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग के बारे में बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग थोड़ी सी रिवाइज़ करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात कि डेफिनेटली हमने कोई वाटर रिजर्वायर क्रिएट नहीं किया, हमने पंप को एज आ वाटर रिजर्वायर के तौर पे इस्तेमाल किया, कि जो पंप पानी उठाएगा और वो फिर वो पंप टरबाइंस को घुमाने के लिए इस्तेमाल होगा। खैर, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले थोड़ी सी सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में एक्सप्लेनेशन सुन लें। अच्छा, तो अब आ जाते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग के ऊपर। अब ना आपको पता है कि जनरेटर का ये प्रिंसिपल होता है कि या मैग्नेट मूव करे कॉइल के अंदर, या फिर कॉइल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इस केस के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक हमारे पास होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो रोटर के ऊपर होती है, और ये बेसिकली अब दोनों में से एक को मैग्नेट होना चाहिए ना, और दूसरे को नॉर्मल वाइंडिंग के तौर पे एक्ट करना चाहिए, जिसके अंदर से हम आउटपुट लेंगे। तो इस केस में हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, और वो रोटर के ऊपर होता है,
ठीक है। रोटर जो होता है वो डीसी एक्साइटेड होता है, जैसे हम फील्ड में बोलते हैं ना, यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और फिर ये रिवॉल्व करता है। इसके रिवॉल्व करने से स्टेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और स्टेटर इसके अंदर स्टैटिक होता है और रोटर इसके अंदर डेफिनेटली मूव कर रहा होता है, और जो सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग मतलब स्टेटर के अंदर होती है, ठीक है। अब जनरेटर को हम सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर भी बोलते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक कार अल्टरनेटर पड़ा है, ठीक है। अब कार अल्टरनेटर के अंदर नॉर्मल अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनस में फ़र्क क्या होता है? कार वाले के अंदर हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो डीसी होती है, क्योंकि कार की बैटरी 12 वॉट पर चल रही होती है, तो इसका आउटपुट ये कार की बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है या ओवरऑल। तो इस क्यों होता है? क्योंकि इसके आगे यूज़ हुआ होता है हमारे पास रेक्टिफायर, जो प्रोड्यूस्ड एसी को ऑटोमेटिकली डीसी 12 में कन्वर्ट करके आगे दे रहा होता है बैटरी चार्ज करने के लिए। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप एक दफ़ा देखें कि अभी है, अब जिस तरह ये मेरे पास ओपनड है, इसके पीछे ये देख रहे हैं जो बैक वाला हिस्सा है, ये वाला ये खुलेगा और इसके बैक वाले हिस्से के ऊपर ये हमारे पास आ जाता है रेक्टिफायर यहाँ पीछे लगा। इससे पीछे वही है, देखेंगे रोटर के ऊपर हमारे पास डीसी एक्साइटेशन जहाँ पे हम देंगे, और ये हमारे पास स्टेटर है, स्टेटर ये गलत ऊपर लिख दिया है, इसको नहीं देखना, ये रोटर के ऊपर दी जाती है एक्साइटेशन। अच्छा खैर, तो ये हमारे पास स्टेटर आ गया, और देन ये आगे हमारे पास ये टरबाइन के साथ जो अटैच होगा हमारे पास रोटर। अच्छा एक लास्ट बात, और उसके बाद मैं आपको ना प्रोटीन सिमुलेशन भी इसकी दिखा देता हूँ। वो बात यह है कि जो मैंने आपको कहा है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो मेनली डिपेंड कर रही होती है आरपीएम्स के, कि कितना रोटेट कर रहा है, कितना फ्लो रेट है। फ्लो रेट जितना ज़्यादा होगा उतने आरपीएम ज़्यादा होंगे और उतने हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो और जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो मेनली डिपेंड कर रहा होता है डीसी एक्साइटेशन के ऊपर। जितनी आप डीसी एक्साइटेशन डीसी वोल्टेज ज़्यादा दोगे ना, ऐसे डीसी वोल्टेज, उतना आपके पास आउटपुट जो है वो हाई पीक, मतलब उतना आपका ज़्यादा वोल्टेज अपीयर होगा, ठीक है। तो इन केस लेट्स से कोई एक केस कंसिडर कर लेते हैं कि एकदम आपने वोल्टेज एकदम लोड हटा तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, ठीक है। स्पीड तेज़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पीछे से दोबारा स्पीड, क्योंकि स्पीड तेज़ होगी फ्रीक्वेंसी भी तेज़ हो जानी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को दोबारा 50 बनाने के लिए हम इसका फ्लो रेट पीछे से कम कर देंगे। फ्लो रेट कम होगा तो दोबारा इसकी स्पीड मेंटेन होगी टू मेक द आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है कि एकदम अब लोड बढ़ा दिया है तो लोड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, अब ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। तो इस केस में हमें फिर तो फ्लो रेट बढ़ाना पड़ता है ताकि जो कम हो रही है फ्रीक्वेंसी उसको हम मेंटेन कर सकें उनके आरपीएम बढ़ा के। लेकिन जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो इसका जब हम लोड बढ़ाते हैं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप करता है। उस वोल्टेज की ड्रॉप को मतलब दोबारा अपने कमर्शियल 220 वोल्ट पे लाने के लिए हम डीसी एक्साइटेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ताकि डीसी एक्साइटेशन बढ़ेगी तो जो आउटपुट वोल्टेज है ना वो भी 220 के ऊपर वापस आ जाएगा। ओके सो नाउ प्रोटीन सिमुलेशन। अब मैं हर चीज़ की डिटेल नहीं दूंगा, डेफिनेटली बहुत ही टाइम लग जाएगा, सही है, और इतना टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल। बस मेनली चीज़ करंट मेजर करने के लिए 712 सेंसर, वोल्टेज का एक लंबा फिनोमेना है, स्टेप डाउन करके और फिर डीसी करके और फिर आर्डिनो के मुताबिक आर्डिनो कंट्रोलर यूज़ किया गया। कोई भी यूज़ किया जा सकता है, आर्डिनो इकोनॉमिकल है और इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और रिपेयर भी हो सकता है, नया भी मिल सकता है, चीप भी है, तो इसलिए ज़्यादातर इस पर, वरना और भी यूज़ हो सकते थे यहाँ पे कंट्रोलर्स पे। फ्रीक्वेंसी मेजर की गई है किस तरह, उसके लिए सर्किट पे ये वो बेसिकली चीज़ है जहाँ पे सारा काम हो रहा है। पंप के वोल्टेज वीएफडी के थ्रू कम ज़्यादा किए जाते हैं, वो वीएफडी जो सर्वो के साथ कपल है। जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़, जैसे ही लोड इंक्रीज़ करता है तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो ये जो सर्वो है सर्वो घूमेगी और वोल्टेज बढ़ा देगी पंप का वोल्टेज बढ़ेगा तो टरबाइन पे फ्लो रेट बढ़ेगा तो वोल्टेज दोबारा मेंटेन हो जाएंगे उतना ही, सिमिलरली कम के ऊपर। देन वी हैव थर्मल एरर्स के लिए हमें स्मोक सेंसर है, हीट सेंसर वगैरह, फिर अलार्म लगा है फायर, और ये डीसी एक्साइटेशन। जिस तरह वोल्टेज बढ़ाना ना आपने, अब यहाँ पे क्योंकि मोटर नहीं थी तो मोटर की जगह मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई है, यहाँ पे इंडक्टर्स लगा के बस शो करने के लिए किस तरह एक्साइटेशन बढ़ती है, किस तरह एक्साइटेशन जो है वोल्टेज को कंट्रोल करेगी। बाकी खाली शक्ल देख लें एक दफ़ा, क्योंकि हर चीज़ की डिटेल तो बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई डिटेल पूछेगा तो आई विल इन्फॉर्म। ये भी आप लोगों की वजह से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि मुझे चाहिए। अच्छा हार्डवेयर देखने से पहले एक चीज़ वो ये कि
हार्डवेयर में अल्टरनेटर यूज़ नहीं हुआ, अल्टरनेटर की जगह स्टेप मोटर यूज़ हुई है, रिवर्स में काम करी है जनरेटर। उसकी रीज़न ये है कि जो अल्टरनेटर होता है ना, कार अल्टरनेटर हमने यूज़ करना था, तो ये जो भी बड़ा भी है ये, इसके लिए फिर टरबाइन बहुत बड़ा लगाना पड़ता है हमें, और इतना बड़ा टरबाइन हम इस छोटी सी लोकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा पावर की मोटर लगानी पड़ती, मतलब हमारे जो हमने काम करना था ना उसके लिए फिर वो बहुत ही, और फिर उसके बाद दरमियान में क्वारंटाइन भी आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो जिसकी वजह से वो नहीं कर सके। लेकिन मॉडल कंप्लीट है, लेकिन हमने बस दूसरे जो लगाई है वहाँ पे स्टेप मोटर लगाई है। बाकी उसकी रीज़न अगर आप लोगों ने मेरे से पूछनी है तो पूछ लीजिएगा, बता दूँगा। अच्छा, और ये साइट रह गई थी, साइट भी देख लें, और डेफिनेटली अभी ये रैंडम वैल्यूज़ देगी कि मैं कनेक्टेड नहीं है। ये स्मार्ट हाइड्रो पावर प्लांट, और ये इसके पूरे पेज है, यहाँ पे डाटा लॉग, और ये एरर अभी फ़िलहाल फ्रीक्वेंसी भी सही है, और फायर अलर्ट इस केस में। अब हार्डवेयर देख लें।